नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्फिनिटी ग्रोथ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोटा यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड 1 वीक सीरीज़ के लेसन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान का भाग 3 स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में कुल 16 लेसन हैं। आज हम पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। नंबर 1 क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राज्य से संबंधित संस्थाओं और संगठनों एवं उन गैर राजनीतिक संघों और समुदायों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। आंसर, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति में प्रयुक्त आधुनिक तुलनात्मक पद्धतियों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यह पद्धति विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिद्धांतों की खोज एवं उनका निर्माण करना है। यह अनुभवजन्य पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में पाई जाने वाली कोई 2 नवीन प्रवृत्तियों को बताइए। आंसर, राजनीति के क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयास किया जाने लगा है। तुलनात्मक राजनीति में अब पश्चिमी देशों के साथ साथ अपाश्चात्य व्यवस्थाओं का भी गहन अध्ययन किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 5, तुलनात्मक राजनीति किस प्रकार के तुलनात्मक शासन से भिन्न है? आंसर, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन सभी बातों के साथ दूसरे उन सभी विषयों का अध्ययन होता है जिन्हें हम गैर राजनीतिक के अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बताइए। आंसर, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राज्य से संबंधित संस्थाओं और संगठनों एवं उन गैर राजनीतिक संघों और समुदायों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण को कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर, नंबर 1, परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः असंतुलनात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में आंसर, परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः असंतुलनात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक विवरण बहुत कम मिलता है। नंबर 2, परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित है। इसमें केवल पश्चिमी यूरोप के देशों का ही अध्ययन किया जाता है। अब आगे 200 शब्दों वाले क्वेश्चन। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्था में आगत कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर, इसके 3 पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्ति तथा समूहीकरण, राजनीतिक संप्रेषण। नंबर 1 पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती के कार्य राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जाते हैं। राजनीतिक दल अपनी मान्यताओं का समाजीकरण करते हुए अधिक से अधिक लोगों में अपनी मान्यताओं के प्रति आस्था जगाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के स्वस्थ साधनों के संदर्भों में ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सफलता या असफलता को मापा जा सकता है। यदि इन साधनों को राजनीतिक शक्ति द्वारा दबाया जाएगा तो व्यवस्था में खिंचाव और तनाव की विस्फोटक स्थिति पैदा होने का खतरा बना रहेगा। नंबर 2 है, हित अभिव्यक्ति तथा समूहीकरण। किसी राजनीतिक समाज में हितों की अभिव्यक्ति तथा एकत्रीकरण एक सहज प्रक्रिया है। किसी हित पर अकेले व्यक्ति के विचार राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखते, क्योंकि उनमें समाज और राजनीतिक व्यवस्था को दिशा निर्देश नहीं मिलते। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विचार सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में तब तक स्थान नहीं पाते जब तक कि इन विवादों को दूसरे व्यक्तियों द्वारा व्यक्त न किया जाए और यही इनका समूहीकरण न हो। एक लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह व्यक्तियों की मांगों का समूहीकरण कर उन्हें राजनीतिक संस्थाओं के पास कार्यान्वित करने के लिए पहुंचाया जाता है और इससे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर आवश्यक दबाव डालते हैं। नंबर 3, राजनीतिक संप्रेषण। राजनीतिक व्यवस्था में यह कार्य व्यवस्था को गतिशीलता देता है। नागरिकों की मान्यताओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं
को राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाना राजनीतिक संप्रेषण कहलाता है। राजनीतिक संप्रेषण सत्ता शासकों और शासितों के बीच एक संपर्क सूत्र होता है। राजनीतिक संप्रेषण की संजीवता किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता का संसूचक है। इसके फलस्वरूप व्यवस्था में खिंचाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इससे आगे बढ़ने से पहले यदि आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विशेषता बताइए। तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान है क्योंकि इसमें सम्मिलित सभी विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 2, तुलनात्मक राजनीति विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी विशेष रूप से पिछले 7 दशकों में हुआ है। नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों व उनकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, तुलनात्मक राजनीति में मुख्यतः तुलनाओं पर बल दिया जाता है। इन तुलनाओं का संबंध एक से अधिक राज्य व सरकारों अथवा राजनीतिक पद्धतियों के किसी भी पहलू से हो सकता है, यथा शासन के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, शासन पर प्रभाव डालने वाले और उससे प्रभावित होने वाले पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति एवं समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समूह व दल, जनसंचार के माध्यम, लोकमत, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, विधायी, वित्तीय, निर्णय निर्माण व अन्य प्रकार के राजनीतिक व्यवहार, निर्वाचन, मतदान, प्रदर्शन आदि। तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, इनमें हम केवल उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जो इनकी प्रकृति को स्पष्ट करती है। नंबर 1, अधिक विस्तारपूर्वक क्षेत्र, वास्तविकता, शुद्धता के लिए खोज इसके वैज्ञानिक रूप के द्योतक हैं। व्यवहारवादी और अनुभवमूलक परिक्षेपण, अंगीकार करना, विश्लेषण को अपनाया जाना, राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।